Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Bhuvnesh and we are continuing our Indian economy lecture series. In previous lecture we have covered inflation, national income, GDP, then fundamental of economics. These topics we have already covered. You can watch this lecture in playlist. Now today we are going to start new topic, that is banking sector. In this lecture we are going to cover money supply, money, characteristics of money, types of money, then banking structure. Then after that, we will see a reserve bank, function of reserve bank as a banker of government, as a money controller. So these topics we are going to cover in this lecture. So first we will discuss what is money. Money क्या होता है? Money is a monetary value. Here is a money is a medium of exchange. कि हमें कोई गुड्स एंड सर्विस लेनी है मार्केट से परचेज करनी है तो उसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जिसको हम यूज कर सकते हैं कि जिसके अगेंस्ट हम गुड्स एंड सर्विस को परचेज करते हैं। तो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज कि हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं उसके लिए इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी करती है। कैसे करती है ये हम अभी देखेंगे किस तरह से होता है। सो इसमें हम देखते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट्स होती है कि हम अकाउंटिंग करते हैं जो हमने एक्सचेंज किया है, हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं। एक हाथ से हम कुछ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, दूसरे हाथ से हम गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं। तो जो अकाउंटिंग है उसके लिए यूनिट का काम करती है मनी। जैसे हम देखते हैं हम चॉकलेट ले रहे हैं, चॉकलेट खरीदना चाहते हैं तो चॉकलेट लेने के लिए हमें यहाँ पे कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो जो पैसा दे रहे हैं वो हमारे लिए मनी का काम कर रहा है। उसके बदले में हमें यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमें चॉकलेट मिल रही है, जो गुड्स मिल रहे हैं वो हमें उस एक्सचेंज वैल्यू के बदले हमें मिल रहा है। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड होती है, मनी जो होती है वाइडली एक्सेप्टेड होती है कि जैसे हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री में होगा क्योंकि एक्सचेंज रेट के थ्रू हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है? अब मनी का काम क्या है यहाँ पे? मनी को हम यूज क्यों करते हैं? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजेक्शन। दो कंट्री है या दो पर्सन है, उनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है। ट्रांजेक्शन हो सकता है कमोडिटीज का, गुड्स का। मनी किस किस तरह की होती है वो भी हम आगे देखेंगे। जैसे एंशियंट टाइम पे एक बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम में हम क्या करते थे कि हमारे पास एक कमोडिटी ए होती थी और सेकंड कमोडिटी बी होती थी। ठीक है, ये दो कमोडिटीज है। तो हम ए कमोडिटी को देखकर बी कमोडिटी को परचेज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है, इसे Q1 क्वांटिटी ले रहे हैं, यहाँ पे Q2 क्वांटिटी है। ये दोनों क्वांटिटी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम है तो दोनों की मॉनेटरी वैल्यू सेम हो जाएगी। यहाँ पे सपोज अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं ए कमोडिटी और बी कमोडिटी को और दोनों की क्वांटिटी सेम रहती है, Q1 इक्वल टू Q2, फिर हम इस केस में कहते हैं कि इनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो सेम रहेगी। मॉनेटरी वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी। और अगर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 आता है, ठीक है, अगर क्वांटिटी Q1 इज ग्रेटर देन Q2 आ रहा है तो जो यहाँ पे Q1 की मॉनेटरी वैल्यू है, Q1 की मॉनेटरी वैल्यू M1 इज लेस देन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ Q2। ठीक है, इसलिए हम इसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है इसलिए हम इसकी ज्यादा क्वांटिटी दे रहे हैं, इसकी वैल्यू कम है इसलिए हम इसकी ज्यादा क्वांटिटी को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अगर इसको देखना चाहें तो हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि जो क्वांटिटी है और जो मॉनेटरी वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं Q1 इंटू M1 जो मॉनेटरी वैल्यू है इज इक्वल टू Q2 M2। तो इससे हम देख सकते हैं अगर बार्टर सिस्टम देख, जब एंशियंट टाइम बार्टर सिस्टम चलता था तो हम कमोडिटी को एक्सचेंज कर देते और उनकी किस क्वांटिटी में उनको एक्सचेंज कर रहे हैं वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू बताता था कि अगर हम ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू कम है, और अगर हम कम क्वांटिटी को एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है। तो इस तरह से हम एक्सचेंज, ये जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करती है। यूनिट ऑफ अकाउंट होती है कि मेजरमेंट बताता है। जैसे हमने 10 रुपए की चॉकलेट की तो हमने जो गुड्स एंड सर्विस कितने की परचेज की उसकी वैल्यू बता रहा है, मॉनेटरी वैल्यू बता रहा है। तो यूनिट ऑफ अकाउंटिंग हो गई कि हमने 10 रुपए का सामान खरीदा। जैसे जीडीपी है कि हमने देखा हमारी जीडीपी कितनी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो डॉलर है यहाँ पे यूनिट है। फिर स्टोर द वैल्यू, ये वैल्यू स्टोर करता है। जैसे 100 रुपए का नोट लेते हैं हम तो 100 रुपए नोट की वैल्यू होती है कि हम 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज ले सकते हैं।
अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मनी की? एक तो ड्यूरेबल होता है, कि लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर 100 रुपए की है आज, तो 10 साल बाद में भी 100 रुपए के नोट की वैल्यू 100 रुपए ही होगी। चाहे यहाँ पे परचेजिंग पावर है उस वैल्यू की, वो कम हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, अगर इन्फ्लेशन जीरो है, इन्फ्लेशन अगर जीरो है, तो 100 रुपए की वैल्यू 10 साल बाद भी 100 रुपए रहेगी। 10 साल बाद हम देखते हैं, 10 साल बाद भी इसकी वैल्यू 100 रुपए ही रहेगी। अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन रहता है, सपोज 10% इन्फ्लेशन है, तो वैल्यू तो 100 रुपीज रहेगी, लेकिन 100 रुपीज की परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन उसकी परचेसिंग पावर को कम करता है, वैल्यू को कम नहीं करता। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ये ड्यूरेबल होती है, पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लाइक अपने वॉलेट में हम 100 रुपये का नोट लेके चल रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगर हम इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, अगर हम कोई शॉप पे जाके कुछ कमोडिटी खरीदते हैं, तो मनी हम उसको पे करते हैं। तो एक तरह से वो 1 पर्सन दूसरे सेकेंड पर्सन के पास में ट्रांसफर होती है। तो पोर्टेबिलिटी रहती है इसमें, इजी पोर्टेबिलिटी रहती है। अगर इसी को हम अगर हाउस के फॉर्म में देखते हैं, घर को अगर एज ए कमोडिटी लेते हैं, तो एक घर के बदले बदले हम दूसरे घर को ले रहे हैं, तो वहाँ पोर्टेबिलिटी नहीं आती। तो अगर मनी के फॉर्म में हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो मनी में पोर्टेबिलिटी रहती है, एक जगह से दूसरी जगह उसको पोर्ट कर सकते हैं। देन थर्ड प्रॉपर्टी डिविजिबिलिटी, हम डिवाइड कर सकते हैं। मिनिमम मीन से जो लीस्ट मिनिमम वैल्यू होती है करेंसी की, वहां तक हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सपोज इंडिया में अभी 1 रुपया लीस्ट करेंसी है, 1 रुपये से नीचे कोई करेंसी नहीं है। सपोज वैसे 50 पैसा होता है, लेकिन अभी 1 रुपया रहता है। तो अगर हम 100 रुपीज के नोट को मार्केट में देखकर 100 पॉइंट्स ले सकते हैं 1 रुपए के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डिविजिबल है, ये डिवाइड हो रहा है। 100 रुपीज एक एक रुपए के सिक्के में डिवाइड हो रहा है। तो ये डिविजिबिलिटी दिखाता है। यूनिफॉर्मिटी, फोर्थ है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी में मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये यूनिफॉर्म होता है। हम देखेंगे कि अगर दिल्ली में हम देखते हैं 100 रुपए की जो वैल्यू है, वो सेम वैल्यू मुंबई में भी हमें मिलेगी। ठीक है, अगर दोनों के मार्केट कंडीशन सेम है, तो 100 रुपए में हम जितनी क्वांटिटी दिल्ली में ले पा रहे हैं, सेम क्वांटिटी हम मुंबई में ले पाएंगे। तो ये यूनिफॉर्मिटी बताता है। देन लिमिटेड सप्लाई, मनी की एक कैरेक्टरिस्टिक ये रहती है कि उसकी सप्लाई लिमिटेड होगी। अगर हम एक्सेस सप्लाई कर देंगे, कि मनी की जो वैल्यू है वो चली जाती है, खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री के अंदर अगर टोटल करेंसी मान लो 100 रुपीज है, और 100 रुपीज से हम गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पूरी कंट्री में कर रहे हैं। अगर इसकी 100 रुपीज को बढ़ा के, अगर 100 रुपीज को बढ़ा के हम 1 लाख रुपए कर देते हैं, 1 लाख रुपए हम सर्कुलेट कर देते हैं, तो इसकी वजह से हम देखेंगे हमें सेम गुड्स एंड सर्विस के लिए बहुत ज्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे। इस तरह से जो वैल्यू है रुपए की, वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि हमें जो मनी की सप्लाई, वो लिमिटेड सप्लाई रखते हैं। और ये होता है एक रिजर्व के अगेंस्ट, कि जो आरबीआई है करेंसी प्रिंट करता है, उसके लिए एक सर्टेन परसेंटेज एक रिजर्व रखता है। अपने पास रिजर्व रखता है एज ए फॉर्म ऑफ गोल्ड और एनी एसेट। एसेट हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज हो, गोल्ड हो, उसके फॉर्म में वो एक सिक्योरिटी रखता है, उसके अगेंस्ट वो मनी सप्लाई मार्केट में करता है। तो जो रिजर्व हो सकता है, वो हो सकता है 0.5% हो टोटल करेंसी का। लेकिन ये सर्टेन रिजर्व उसको आरबीआई को रखना होता है, उसके अगेंस्ट मनी सप्लाई करता है। तो अगर एक्सेसिव मनी सप्लाई बढ़ा देगा आरबीआई, तो ये जो सर्टेन परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, और उसको वो कॉन्सेंट रखने के लिए उस रिजर्व की वैल्यू उसको बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो मनी सप्लाई है वो लिमिटेड होती है, हम एक्सेसिव मनी सप्लाई नहीं देखते। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है मनी की, जिसमें मैंने बताया ड्यूरेबल होती है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, वेयर एंड टेयर नहीं होता उसका। अगर जैसे 100 रुपए का नोट है, अगर फट जाता है, तो वो 100 रुपए के नोट को, फटे हुए 100 रुपए के नोट्स को हम बैंक पे ले जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वो वैल्यू सेम रखता है, कि हमारे पास जो 100 रुपए है, अगर वो फट गया है, और अगर हम उसको बैंक पे जाके एक्सचेंज कराते हैं, तो हमें सेम अमाउंट के 100 रुपीज वापस मिल जाएंगे। तो वो इसमें हम देखेंगे ड्यूरेबल है, और वियर एंड टीयर हमें नहीं दिखता है इसमें। पोर्टेबिलिटी मैंने बताया, एक जगह से दूसरे के पोर्ट कर सकते हैं। देन डिविजिबिलिटी है, डिवाइड कर सकते हैं, लीस्ट करेंसी तक हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी है, कि कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो दोनों उसकी वैल्यू यूनिफॉर्म होती है। देन लिमिटेड सप्लाई होती है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब सेंट्रल बैंक मनी क्या है? सेंट्रल बैंक मनी है जो सेंट्रल बैंक इशू करा है, जो करेंसी के फॉर्म में इशू करता है, जिसको गवर्नमेंट बैकिंग देती है। ये रिजर्व के फॉर्म में हो सकता है, जो कमर्शियल बैंक है उनके पास में रिजर्व के फॉर्म में रहता है।
देन डिजिटल एक नया टाइम का जो अभी कि हम देख रहे हैं लास्ट 4-5 साल में, क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटल करेंसी है, तो ये एक नया टाइप का करेंसी स्टार्ट हुआ है। पहले डिजिटल फॉर्म में नहीं होता था, अभी डिजिटल करेंसी स्टार्ट हो गई है, जिसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशू किया है, जैसा आरबीआई ने किया है, चाइना ने इशू किया है, जो सेंट्रल बैंक से बैकिंग करती है। वैसे क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी में हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज है, कि इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक ओपन लेजर है जिसमें ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक ठीक है, जैसे क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल है बिटकॉइन। अगर हम बिटकॉइन को लेते हैं, तो बिटकॉइन हम देखते हैं ये ओपन लेजर है। ठीक है, आरबीआई जो लेजर रखता है क्लोज लेजर है, आरबीआई के पास रहता है कि किस तरह से ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसका डेटा आरबीआई के पास रहता है। तो वो आरबीआई से कंट्रोल्ड है, आरबीआई की जो रेगुलेशन है उससे कंट्रोल है। जबकि क्रिप्टो करेंसी में कोई रेगुलेशन नहीं होता। तो ये डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है, बिटकॉइन होता है, रिपल होता है, ये सब क्रिप्टो करेंसीज है। देन इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी का एवोल्यूशन कैसा हुआ, जैसे मैंने बताया पहले हमारे पास बार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें हम एक गुड के बजाय दूसरे दूसरे गुड्स को परचेज करते थे, मतलब गुड्स का एक्सचेंज होता था। जो जैसा कि मैंने बताया कि जिस क्वांटिटी में एक्सचेंज होता था वो उसका डिसाइड करता था मॉनेटरी वैल्यू। अगर ज्यादा क्वांटिटी से हम एक्सचेंज कर रहे हैं दूसरी कम्युनिटी को, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू कम है। और अगर कम क्वांटिटी से हम एक्सचेंज कर रहे हैं उस कमोडिटी को, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है। देन कमोडिटी कमोडिटीज मनी है, जिसमें हम कमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे हैं, गोल्ड को कर रहे हैं, सिल्वर को कर रहे हैं, जो कमोडिटी है। अगर हम 10 ग्राम गोल्ड देके कुछ ले रहे हैं गुड्स, तो ये बार्टर का ही एक रिफॉर्म वर्जन है। तो इसमें वैल्यू होती है कमोडिटी की, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, इसके वजह बदले हम देते हैं। देन नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव मनी होती है। रिप्रेजेंटेटिव मनी एक लाइक टोकन मनी के फॉर्म में होता है, पेपर मनी है। उसकी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की बैकिंग की वजह से उसकी वैल्यू जनरेट हो रही है। देन फिएट मनी, जो गवर्नमेंट बैकिंग करती है, लीगल टेंडर के फॉर्म में इशू करती है, जैसे हमारे नोट्स होते हैं। ठीक है, नोट भी ये होता है कि हमारे, जो हम जिसको हम नोट बोलते हैं, वो हमारा एग्रीमेंट है। जो हम देखते हैं 100 रुपए का नोट है हमारा, वो हमारा एग्रीमेंट है। उसमें अब आप नोट पे देखोगे तो वहाँ पे गवर्नर का एक स्टेटमेंट लिखा होता है जिसमें गवर्नर के साइन होते हैं, कि मैं धारक को अगर 100 रुपये का, तो 100 रुपीज अदा करने का वचन देता हूँ। लाइक वो प्रॉमिस दे रहे हैं कि इस 100 रुपए की वैल्यू जो होल्डर है, धारक है, उसको मिलेगी। लाइक अगर उसको 100 रुपए, किसी कस्टमर के पास 100 रुपए है, तो उसे 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगी। या फिर ये 100 रुपए बैंक में जाके, आरबीआई में जाके, इसके अगेंस्ट जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड ले सकता है या सिल्वर ले सकता है, तो ये आरबीआई से ले सकता है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू आरबीआई में जाके एक्सचेंज कर सकता है। इसलिए आरबीआई गवर्नर प्रॉमिस दे रहा है कि 100 रुपए की अगर हम इंट्रेंसिक वैल्यू देखते हैं, तो उसकी 2-3 रुपए की कॉस्ट आती है। तो 2-3 रुपए की कॉस्ट के पेपर की वजह से, तो जो जिस पेपर की कॉस्ट 2 रुपए आ रही है, उससे हम 100 रुपीज की कमोडिटी कैसे खरीद सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसको बैकिंग दे रही है, लीगल टेंडर बनाया हुआ है। और उसमें आरबीआई गवर्नर उसमें आपको प्रॉमिस कर रहा है कि जो भी होल्डर है, जो भी धारक है, उसको उसके अमाउंट की लाइक वैल्यू मिलेगी, गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो ये मनी के टाइप्स होते हैं। अब मनी के टाइप्स को हम डिफरेंट लेवल पे डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मनी कौन कौन सी है। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने बताया कि आपको कमोडिटी मनी होती है। कमोडिटी मनी बार्टर सिस्टम का ही बेटर वर्जन है, जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं, एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी में एक्सचेंज करते हैं। लाइक हमारे पास गोल्ड है, अगर हम गोल्ड को देकर कोई कमोडिटी, मार्केट से कमोडिटी को परचेज करते हैं, तो गोल्ड यहाँ पे जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो रहा है, मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है, तो वो वहाँ पे मनी की तरह काम करेगा, मनी के फॉर्म में करेगा। तो यहाँ पे गोल्ड हो सकता है, प्रीशियस मेटल्स हो सकते हैं, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ठीक है, या ब्रॉन्ज हो सकता है, जो भी कॉस्टली आइटम्स है, कॉस्टली मेटल्स है या कॉस्टली आइटम्स है, उसके अगेंस्ट हम लेते हैं, तो इसको कमोडिटी मनी कहते हैं। इसमें गोल्ड कॉइन्स आ जाएंगे, सिल्वर कॉइन्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फिएट करेंसी। फिएट करेंसी क्या होती है, जिसको गवर्नमेंट लीगल टेंडर बनाता है, गवर्नमेंट की बैकिंग है। जब तक गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी, तब तक उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू रहेगी। जो मैंने एग्जांपल दिया, 100 रुपीज का नोट है, अगर हमारे पास 100 रुपीज का नोट लेते हैं, तो जब तक गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती, इस 100 रुपीज के नोट की वैल्यू 100 रुपये रहेगी। हम 100 रुपये की गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, या तो मार्केट में परचेज कर सकते हैं, या बैंक में जाके उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है गोल्ड एंड सिल्वर के फॉर्म में, वो हम ले सकते हैं।
तो ये हमारी फिएट मनी होती है जिसमें गवर्नमेंट उसको बैकिंग देती है एज ए फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर। जैसे 2017 में 2017 में जब मोदी जी आए थे, पीएम मोदी ने जब डीमोनेटाइजेशन किया था तो उसको लीगल फॉर्म, लीगल टेंडर से हटाया था। जो 500 के नोट है या 1000 के नोट है, इनको लीगल टेंडर से हटा दिया था। अगर ये लीगल टेंडर नहीं है तो इसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रही, वो एज ए पीस ऑफ पेपर रह गया। ये जो 500 का नोट था वो 2 रुपए के कॉस्ट हो गए, जो पेपर की कॉस्ट होती है, रद्दी की कॉस्ट होती है, ठीक है, जो वजन से हम बेच सकते हैं रद्दी में, वही कॉस्ट हो गई है। उसके लिए उन्होंने टाइम दिया था, एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया था कि जिसमें हम जो ओल्ड 500,000 के नोट्स हैं उनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज कर सकते हैं बैंक में जाके, या फ्यूल ले सकते हैं। तो बैंक में जाके हम, जब तक उन्होंने लीगल टेंडर से हटा दिया लेकिन एक टाइम पीरियड तक हम उसे एक्सचेंज करने के दिया, तब तक उसकी वैल्यू रही। तब तक उस 500 1000 रुपए के नोट की वैल्यू रही जब तक हमें एक्सचेंज पीरियड अलाउड था। तो जो ओल्ड 500 के नोट्स थे उनको जाके हम 500 के नोट्स या 2000 के न्यू नोट्स, ये हम एक्सचेंज के फॉर्म में ले सकते थे। तो जो नए हमने 500 के और 2000 के नोट्स इशू किए, इनको गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर के फॉर्म में किया, लीगल टेंडर के फॉर्म में इशू किया। तो गवर्नमेंट ने बैकिंग की। अब सेम पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, जो पुराना 500 का नोट था और नया 2000 का नोट है, दोनों के साइज मोरल सेम है, दोनों के प्रिंटिंग कॉस्ट सेम है। तो जिनकी उनकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो दोनों सेम है, 2 से 3 रुपए की कॉस्टिंग पड़ रही है 500 के, ओल्ड 500 के नोट को प्रिंट करने में भी और न्यू 2000 के नोट को प्रिंट करने में भी। बट गवर्नमेंट ने इस एक की लीगल टेंडर से बैकिंग हटा ली है, वो एक को लीगल टेंडर बना दिया। अब जो 500 का नोट था वो रद्दी के भाव बिकेगा, और जो 2000 का नोट था उसकी वैल्यू 2000 की हो गई है। अब हम 2000 रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीगल टेंडर का रोल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसमें मैंने बताया आपको जो करेंसी होती है, यूरो हुआ, जैपनीज येन हुआ, या डॉलर्स हुए, या इंडियन रुपीज हुए, इंडियन रुपी होता है, वो भी लीगल टेंडर। नाउ नेक्स्ट इज फिएट मनी या बैंक मनी। फिएट मनी और बैंक मनी क्या होती है कि जो लाइक गवर्नमेंट की तरफ से लीगल टेंडर के फॉर्म में नहीं है, गवर्नमेंट उसको बैकिंग दे सकती है नहीं दे सकती, वो अलग डिफरेंट केस है। बट इसमें क्या होता है कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन हमने चूज किया जो वाइडली एक्सेप्टेड है बैंक्स के बीच में, कि हमने एक लिया एज ए फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट लिया, या हमने चेक के फॉर्म में लिया, कि चेक होता है उसके फॉर्म में लिया। तो एक बैंक इसको इशू करेगा, ठीक है, एक चेकबुक इशू की बैंक ए ने, उसमें जो कस्टमर है उसने डीडीए चेक काट के दिया, और वो दूसरे बैंक में जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो बैंक इसको मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने 10,000 का हमें चेक लिया, और चेक एक बैंक के चेक को हमने इशू किया और दूसरे बैंक में उसको डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक बी है वो उसको, जो डिपॉजिटर है उसको 10,000 रुपीज दे रहा है। तो जो मीडियम ऑफ ये पीस ऑफ पेपर है, जो चेक है वो पीस ऑफ पेपर है, उसने एक मॉनेटरी वैल्यू को होल्ड किया, ठीक है, ड्यू टू म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ अमंग द ऑल बैंक। जो बैंक है उनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि हम इस पीस ऑफ पेपर को एज अ मोड ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से जो मनी को सर्कुलेट किया उसको हम फिएट मनी बोलते हैं। फिएट मनी या बैंक मनी। तो इसमें मैंने बताया कि आपको प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में होता है, एक्सचेंज कर सकते हैं हम इसमें। तो इसमें हमें चेक हुआ, ड्राफ्ट हुए, ये इसके एग्जाम्पल है। ये कोई मनी नहीं है, एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें दो बैंक ने म्यूचुअल एग्री किया कि अगर इस पीस ऑफ पेपर को कोई भी कस्टमर लेके आता है या होल्डर लेके आता है तो उसको उस पे जितना अमाउंट लिखा हो उतने अमाउंट बैंक पे करेगा। अब ये चेक कैसे हुआ, जो एक कस्टमर है उससे बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन किया, बैंक अकाउंट से 10,000 रुपीज निकाले, उसका चेक काटा और डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब ये इसने चेक को ट्रांसफर कर दिया बी पर्सन को। अब बी पर्सन अपने बैंक में गया, उस चेक को लेके गया 10,000 के, और वहां पे उसने एनकेश करके 10,000 रुपीज निकाल ली। तो जो बैंक ए के अकाउंट पे जो पैसा था वो बैंक बी ने उतना पैसा जो सेकंड पर्सन है उसको दे दिया यहाँ पे। तो जो ये चेक है, ये मीडियम वे इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है ट्रांजेक्शन के लिए। तो इसको हम फिएट मनी या बैंक मनी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉमर्शियल मनी या बैंक मनी। ये क्या होता है कि जैसे कोई भी बैंक लोन देता है, जो मार्केट में लेंडिंग कर रहा है, जैसे किसी ने भी हम अपने बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया, अब उसके बाद में उसने डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में उसको वापस निकाल लिया। या फिर जो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम होता है, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम है कि हमने सेविंग बैंक के अंदर, अगर एक कस्टमर है
उसने सेविंग बैंक में 100 रुपीज जमा कराए, तो 100 रुपीज में उसको सर्टेन परसेंटेज आरबीआई को सीआरआर के फॉर्म में रखना पड़ता है, एसएलआर के फॉर्म में रखना पड़ता है, जो हम इसी लेक्चर में आगे देखेंगे एसएलआर सीआरआर क्या है। सपोज ये 4% रखता है यहाँ पे, अगर 4% रखता है तो 4% को यहाँ होल्ड करके 96 रुपीज मार्केट में लैंड कर देता है। मार्केट में लैंडिंग की तो एक लाइबिलिटी बन जाती है, जो B% इसको 96 रुपीज को ले रहा है तो उसकी लाइबिलिटी है इसको वापस देने की। तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ मनी क्रिएट हो रहा है, ये सिस्टम क्रिएट हो रहा है, उसको कॉमर्शियल मनी बोलते हैं। कि मार्केट में इतना पैसा है नहीं, मार्केट में 100 रुपीज है जो इन डिपॉजिट की है, जो 100 रुपीज है वही चिप डिपॉजिट हुए, लेकिन 96 रुपीज मार्केट में कैसे आए? ये बैंक ने क्रिएट किया, बैंक ने एज ए फॉर्म ऑफ लोन क्रिएट किया, लोन के फॉर्म में उसको लाइक किसी पर्सन को दिया, लैंड किया। अब वो पर्सन की लाइबिलिटी बनती है कि वो उसको इकोनॉमी में इन्वेस्ट करके, लाइक उसने मान लो मार्केट में जाके कार खरीद ली, कार खरीदने की वजह से वो कार डीलर को पैसा देगा, 96 रुपीज कार डीलर को दिए, कार डीलर उस पैसे को अपने पास ना रखते हुए वापस बैंक में जमा कराएगा तो बैंक पे आ जाएगा। बट जो 96 रुपीज एक B% ने लिए थे उसकी लाइबिलिटी है उसको वापस चुकाने की। तो जो फ्रैक्शन रिजर्व सिस्टम है, इस फ्रैक्शन रिजर्व सिस्टम में जो मनी क्रिएट हो रही है उसको हम कॉमर्शियल बैंक मनी बोलते हैं। ठीक है, ये एक 100 रुपीज से 96 रुपीज क्रिएट हो गए। ठीक है, इस तरह से ये मनी मल्टीप्लायर होता है, मनी मल्टीप्लाई होती जाती है। जो 100 रुपीज है उसे 96 रुपीज क्रिएट किए, वापस वो बैंक में जमा होंगे। तो ये B% है, ये B% है जिसने लोन लिया 96 रुपीज का, इसने मार्केट में जाके गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की, जिसको इसने पैसे दिए उसने अगेन उस 96 रुपये को बैंक में जाके जमा करा दिया। ठीक है, बैंक में जाके जमा करा दिया, बैंक ने इसमें से 4% वापस अपने पास सेविंग में रखा जो CRR एसएलआर की फॉर्म में। देन जो रिमेनिंग है, सपोज रिमेनिंग में इसमें बचता है 92.5 रुपीज, तो ये वापस बैंक लैंड कर देगा। इस तरह से मनी क्रिएट होती रहती है, फ्रैक्शनल रिजर्व के फॉर्म में मनी क्रिएट होती रहती है, इसको हम बैंक मनी बोलते हैं कि ऑटोमेटिक सिस्टम में क्रिएट हो रही है मनी। तो मेरे को लगता है ये चारों तरह की मनी क्लियर हो गई हो आपको, कि कम्युनिटी मनी जिसमें हम बार्टर सिस्टम की तरह जो एक प्रीशियस मेटल्स होते हैं उनको एक्सचेंज करके गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं। फिएट मनी जिसमें लीगल टेंडर गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, एक पीस ऑफ पेपर को गवर्नमेंट बैकिंग देता है तो वो फिएट मनी होती है। देन फिड्यूशियरी मनी या बैंक मनी, जो बैंक आपस में म्यूचुअली एग्री करते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं फॉर ट्रांजेक्शन, जैसे चेक हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है। देन कॉमर्शियल बैंक मनी क्या होती है, जिसमें हम फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग मनी जनरेट करते हैं। जो बैंक में 100 रुपीज आ रहे हैं, बैंक उसको अपने पास होल्ड न करके मार्केट में लैंड करता है, तो मार्केट में वो 100 रुपीज एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है और वो वापस सर्कुलेट होकर वापस बैंक पे आ रहा है। अब सपोज 100 में से 90 रुपीज वापस बैंक में डिपॉजिट होते हैं, देन वो वापस 90 रुपीज को लैंड करता है, तो इस तरह से मनी क्रिएट होती रहती है, तो उसको हम कॉमर्शियल मनी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बैंकिंग स्ट्रक्चर। बैंकिंग स्ट्रक्चर इंडिया में किस तरह से है वो हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक इज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर। तो सबसे ऊपर आरबीआई होता है, उसके अंडर होते हैं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हो सकते हैं जो आरबीआई के शेड्यूल्स में लिखे हुए हैं, आरबीआई एक्ट के अंदर जो शेड्यूल है उसमें लिस्टेड बैंक है उनको शेड्यूल बैंक बोलते हैं। और सेकंड हो सकता है कमर्शियल बैंक है, थर्ड डेवलपमेंट बैंक हो सकते हैं, और इसके अंदर फोर्थ भी हम देखते हैं तो निश बैंकिंग होती है, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग होती है, जैसे हमारा पेमेंट बैंक्स होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक था। तो इस तरह से ये निश मार्केट या निश बैंकिंग, या इसको हम डिफरेंशिएटेड बैंकिंग बोलते हैं, एक नया सेक्टर इमर्ज हुआ है अभी रिसेंटली डिजिटल इंडिया के फॉर्म में। तो ये सब अलग अलग बैंकिंग सेक्टर्स हैं। अब कॉमर्शियल बैंकिंग में कॉमर्शियल बैंक में देखेंगे तो मैंने बताया आपको शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं और नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं। ठीक है, ये नेशनलाइज हो सकते हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं या प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं। नेशनलाइज मतलब जो एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ, ठीक है, जो गवर्नमेंट की ओनरशिप में होता है। प्राइवेट बैंक है जैसे एचडीएफसी हुआ या आईसीआईसीआई बैंक है जो प्राइवेट ओनरशिप रखते हैं। इसमें भी हम देखते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक्स में शॉर्ट टर्म क्रेडिट बैंक्स होते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट बैंक्स होते हैं। शॉर्ट टर्म में हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर क्रेडिट बैंक्स होते हैं, अर्बन क्रेडिट बैंक्स होते हैं जो अर्बन मार्केट में क्रेडिट देते हैं और एग्रीकल्चर मार्केट में क्रेडिट देते हैं। कॉर्पोरेटिव बैंक में क्या होता है कि एक कॉर्पोरेटिव यूनियन होती है जिसमें मान लो सपोज 100 लोग हैं, ये सब
मनी कलेक्ट करते हैं, अपना भी पैसा लगाते हैं, ठीक है, या मार्केट से लोगों से मनी लेते हैं, उनको उसके बदले में इंटरेस्ट देते हैं, तो सबसे मनी कलेक्ट करके एक सर्टेन फील्ड में काम करते हैं, जैसे अमूल कॉर्पोरेटिव बैंक मान लिया। तो जो डेयरी सेक्टर है, डेयरी सेक्टर्स में है, वो वहाँ पे कॉर्पोरेटिव कर रहा है, सबका एक मोटिव है कि डेयरी सेक्टर को मतलब लाइक ग्रोथ में लेके जाना है। तो कॉर्पोरेटिव होता है, उनके पर्टिकुलर मोटिव होता है, उस मोटिव को लेकर वो उसको अचीव करने का काम करते हैं, जिसमें सब जितने मेंबर्स हैं वो आके अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। नाउ डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं? डेवलपमेंट बैंक्स जो इकोनॉमी और डेवलपमेंट का काम करते हैं, जिसमें हम एक्सिम बैंक बोलते हैं, एक्सचेंज इंपोर्ट बैंक, ठीक है, सॉरी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स को फैसिलिटेट करता है। इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज है उनको बूस्ट करने का काम करते हैं। देन एग्रीकल्चर बैंक है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ में लेके जाने का काम करते हैं। ये नबार्ड, ठीक है, नबार्ड, नेशनल रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो नबार्ड है, ये हमारा एग्रीकल्चर बैंक है। तो इस तरह से डेवलपमेंट बैंक है जो डेवलपमेंट का काम करते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, कुछ जगह एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, कुछ जगह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कुछ जगह एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेवलपमेंट की बात होती है। तो हमने देखा, जैसे आरबीआई है, आरबीआई सेंट्रल बैंक होता है, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो गवर्नमेंट के ओनरशिप में रहता है। तो वैसे ही अपने इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे, आरबीआई एक्ट क्या था। देन उसके बाद आता है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो लैंडिंग का काम करते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई, देन एचडीएफसी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो ये हमारे कॉमर्शियल बैंक, ये शेड्यूल्स बैंक है। शेड्यूल बैंक मतलब जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है, वो शेड्यूल बैंक है। कॉर्पोरेटिव बैंक बताया मैंने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ये मेंबर्स, जो उस शेड्यूल जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है उसके मेंबर्स द्वारा ओन किए जाते हैं और उनके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, टू मीट देयर कॉमन नीड, कि उनका एक कॉमन नीड है। जैसे किसी सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर हम देखते हैं उस सेक्टर को ग्रो करना है, तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ तो एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बना दी हमने कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देने हैं। तभी जो 100 मेंबर्स है उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा किया, पूल बनाया और एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देना स्टार्ट किया। लोन से जो इनकम जनरेट हो रही है, जिससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो उनके उस कॉर्पोरेटिव बैंक का प्रॉफिट हुआ, वो इक्वली शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से कॉर्पोरेटिव बैंक काम करते हैं। इसको हम क्लासिफाई करेंगे आगे, आगे अगले जो फर्दर लेक्चर्स होंगे उसमें हम क्लासिफाई करेंगे, स्टडी करेंगे। इसमें हम देखते हैं बंधन कॉर्पोरेटिव बैंक हुआ, या पंजाब महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक है जो अभी डिफॉल्ट किया है, ठीक है, या अमूल कॉर्पोरेटिव बैंक है। इस तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं। देन रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये होता है रूरल सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट काम के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर प्लस गवर्नमेंट के ओनरशिप के साथ में ये रूरल डेवलपमेंट बैंक खोले, रीजनल रूरल बैंक्स खोले। तो इनका क्या है कि ये ऑपरेट करते हैं रूरल मार्केट के अंदर, सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे। जो रूरल मार्केट में है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं वो रीजनल रूरल बैंक्स है। जैसे हम देखते हैं पंजाब ग्रामीण बैंक है, और अपने एसबीआई का भी ग्रामीण बैंक है। तो ये सब होता है, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर हम जो रूरल सेक्टर है उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, और इसमें हम देखेंगे ओनरशिप देखते हैं। तो इसके अंदर लगभग 50% ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है, 35% ओनरशिप जो बैंक स्पॉन्सर्ड बैंक उसकी होती है, और 15% स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो इस तरह से ओनरशिप डिवाइड होती है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन जो स्पॉन्सर्ड बैंक है, जो एसबीआई या एसबीआई जो स्पॉन्सर्ड बैंक, उसके जो रीजनल रूरल बैंक है उसके लिए स्पॉन्सर्ड बैंक है। ये यहाँ पे हम पंजाब ग्रामीण बैंक में देख रहे हैं, तो पंजाब जो पीएनबी है वो वहाँ उसके लिए स्पॉन्सर बैंक है। तो इस तरह से उसकी ओनरशिप होती है। देन फॉरेन बैंक्स होते हैं जिसको आरबीआई लाइसेंस देती है ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो इंडिया में उसके ब्रांचेज है, तो वो फॉरेन बैंक्स होंगे जो फॉरेन बैंक है बट इंडिया में ब्रांच रखते हैं विद आरबीआई के लाइसेंस से। तो वो जैसे सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ये फॉरेन बैंक्स है, इनकी ओनरशिप फॉरेन जो ओनर्स है उनके पास है। देन डेवलपमेंट बैंक्स की बात कर लेते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जिनका प्रोजेक्ट है, तो लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स है उनको फंडिंग करना। देखो जो बैंकिंग सेक्टर है
बैंकिंग सेक्टर किस तरह से काम कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर जो रिटेल कंज्यूमर्स है, हाउस होल्ड्स है, उनकी सेविंग को बैंकिंग सेक्टर में चैनलाइज करते हैं, तो वहां से बैंक मनी जनरेट करता है। सपोज यहाँ पे 1 लाख यार उसने जनरेट किया, अब 1 लाख करोड़ का उन्होंने जो पूल बनाया है उसको क्या करेंगे। यहाँ पे वो इंटरेस्ट पे कर रहा है 4%, सेविंग अकाउंट पे 4% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये बैंक का आउटगो है। अब बैंक की इनकम कैसे होगी जब ये 1 लाख करोड़ रुपीज को मार्केट में सपोज 10% के इंटरेस्ट रेट से होम लोन दे दिया, देन 14% के इंटरेस्ट रेट से पर्सनल लोन दे दिया, देन 12% के इंटरेस्ट रेट से कार लोन दे दिया। इस तरह से जो 4% के इंटरेस्ट रेट से उसने पैसा रिटेल कंज्यूमर से लिया है, वहां पे ये 14%, 10%, 14%, 12% जो यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इंटरेस्ट है वो बैंक की अर्निंग होती है। उसमें से वो अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, उसके बाद उनका नेट प्रॉफिट बचता है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करते हैं। तो जो यहाँ पे रिटेल कंज्यूमर है वो अपना पैसा शॉर्ट टर्म पे लगाते हैं। मान लो एफडी बनाई, एफडी के फॉर्म में जमा कराया, तो एफडी उसने 2 साल की बनाई, तो 2 साल बाद में बैंक को वापस पैसा देना है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लोन्स होते हैं वो होते हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए होते हैं। जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया डैम का, या हमें यहाँ पे एक डैम बनाना है ताकि यहाँ पे हम वाटर को स्टोर कर सकें। ये प्राइवेट ओन डैम है, तो इसको बनाने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो लाखों में करोड़ों में हो सकती है। इसके लिए जो लोन ले रहा है वो हो सकता है 20 ईयर्स का लोन ले रहा है। जो प्राइवेट प्लेयर्स है, मान लो अडानी इसके लिए बना रहा है, अडानी यहाँ पे 20 साल का लोन लेता है, तो 20 साल का लोन नॉर्मल बैंकिंग चैनल से मिलना मुश्किल है, क्योंकि बैंक की लाइबिलिटी 2 साल में आ जाएगी एफडी को चुकाने की वापस। और उससे पहले भी हो सकता है कि रिटेल कंज्यूमर अपने एफडी को ब्रेक कर ले, उससे पहले पैसा मांगना स्टार्ट कर दे। और सेविंग अकाउंट में तो हम कभी भी अपने डिपॉजिट्स को निकाल सकते हैं। तो बैंक के पास हमेशा रिस्क रहता है, जो नॉर्मल बैंक्स है। तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप के बैंक्स होते हैं जिनको हम डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फंड करते हैं। तो जो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे हैं, ये मनी कैसे रेज करते हैं, कि हो सकता है इन्होंने लॉन्ग टर्म बॉन्ड इश्यू किए हुए हो मार्केट में, लॉन्ग टर्म बॉन्ड इश्यू किए, उससे पैसा जनरेट किया, उसको लैंड करके वहां पे जैसे यहाँ पे बॉन्ड इश्यू किया वो 6% की इंटरेस्ट रेट से इशू किया, कि हाँ, सालाना वो 6 रुपए की कूपन रेट से जो भी बॉन्ड होल्डर है उसको पैसा देंगे। और मार्केट में ये डेवलपमेंट लोन उसने 10% के इंटरेस्ट रेट से दिया हुआ है, तो जो 4% का डिफरेंशियल अमाउंट है इससे वो अपनी अर्निंग कर रहा है। तो इस तरह से डेवलपमेंट बैंक अपनी कैपिटल जनरेट करते हैं, जिसमें अपना कुछ कुछ फंड अपना खुद का लगाते हैं, कुछ वो मार्केट से जनरेट करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड मार्केट है वो हम कैपिटल मार्केट में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे किस तरह से बॉन्ड मार्केट वर्क करता है। तो मैंने बताया डेवलपमेंट बैंक का काम क्या होता है, कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को फंड करता है। जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, जो लॉन्ग टर्म के होते हैं, जो नॉर्मल बैंक उनको फंडिंग नहीं कर सकते, वहां पे हम इन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू फंडिंग कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक जैसा मैं बताया कि ये हमारा डिफरेंशियल बैंकिंग सेक्टर है या निश बैंकिंग सिस्टम है, जिसमें हम सर्टेन अमाउंट का जो जिनकी लिमिट बहुत कम होती है उसको हम इसके अंदर कैटर करते हैं, जिसमें हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गए। इनकी सर्टेन कंडीशन उनको हम आगे इसी लेक्चर में देखेंगे। ऐसे सेम है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी उसी तरह से निश बैंकिंग सेक्टर का पार्ट है। इसमें भी छोटे अमाउंट के कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया आता है, जो बैंकिंग क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। इसके लिए आरबीआई ने एक छोटे लेवल पे कम पैरामीटर के साथ एक कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया। उन क्राइटेरिया को अगर वो प्लेयर फुलफिल कर लेता है तो उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो हमारे पास आता है उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल इस तरह से है। तो इन सबको हमने देखा, इस तरह से हमारा बैंकिंग सेक्टर रेगुलेट होता है, जिसमें आरबीआई आरबीआई है वो रेगुलेटर होता है। बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर आरबीआई होता है, वो इसको रेगुलेट करता है। उसके अंदर आते हैं कॉमर्शियल बैंक, जिसमें शेड्यूल, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं। कॉर्पोरेटिव बैंक आ जाते हैं, डेवलपमेंट बैंक आ जाते हैं, जिसमें मैंने बताया कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करते हैं। या निश बैंकिंग सिस्टम या डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम है, जिसमें हम पेमेंट बैंक बोलते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलते हैं, वो आ जाते हैं। उनमें भी हम देखते हैं कॉमर्शियल बैंक किस तरह के होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, वो कॉमर्शियल बैंक के अंदर आ जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अर्बन रूरल उसको में क्लासिफाई कर सकते हैं। डेवलपमेंट बैंक को हम कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का डेवलपमेंट की बात हो रही है, किस सेक्टर में डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बैंकिंग स्ट्रक्चर इंडिया की आपको क्लियर हो गई होगी, मेन रेगुलेटर के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट हम आरबीआई के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास रेगुलेटिंग अथॉरिटी इंडिया में कौन कौन सी है। तो अभी हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो हम आरबीआई की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर होता है, जिसमें इसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, और जितने बैंक है उनको लाइसेंस देता है, तो बैंकिंग एक्टिविटीज करने के लाइसेंस देता है, उनके पास सुपरविजन का काम करता है, सुपरवाइज करता है कि वो इफेक्टिव वे में वर्क करे, कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट दे। तो उस तरह से वो फैसिलिटेट करता है, ये आरबीआई का मेन रोल होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम मैंने जैसा बताया कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके लिए नबार्ड होता है, जो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नबार्ड होता है, ये जो रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर्स हैं उनको रेगुलेट करता है। देन थर्ड इज आईआरडीए। आईआरडीए होता है इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इंश्योरेंस सेक्टर्स को रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस सेक्टर है इसको रेगुलेट करती है, ये हमारा आईआरडीए होता है। देन लास्ट इज सेबी, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये 2000 के अंदर आया था। ठीक है, मतलब ये 1992 के अंदर बना था, स्टेब्लिश हुआ था स्टैट्यूटरी लॉ में, मतलब ये नॉर्मली लाइक एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही इसको बनाया था। उसके उसके बाद इसको 2000 के आसपास इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया, लॉ की बैकिंग हो गई। तो ये सिक्योरिटी मार्केट है, जो हमारा शेयर मार्केट होता है। ठीक है, कैपिटल जो इक्विटी मार्केट है उसको रेगुलेट करता है, या म्यूचुअल फंड मार्केट है उनको रेगुलेट करता है। तो ये चार हमारे रेगुलेटर हैं। उसमें से हम सबसे पहले अभी बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम आरबीआई को डिस्कस करेंगे। आरबीआई क्या है? देखो, आरबीआई है वो जो आरबीआई एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, उसके अकॉर्डिंग गवर्न होता है। ठीक है, ये ब्रिटिश एरा क्या है, जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। ठीक है, उसके अंदर ये बना था। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ये फुल्ली ओन्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले प्राइवेट बैंक की तरह काम करता था, ये प्राइवेट बैंक हुआ करता था। उसको 1949 में नेशनलाइज कर दिया, कि उसकी पूरी ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज कर ली, खरीद ली, और उसको एज ए रेगुलेटर, ठीक है, एज ए सुपरवाइजर की फॉर्म में उसको बना दिया। तो इसके अंदर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो भी डायरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग गवर्नर। जो आरबीआई का हेड होता है वो गवर्नर होता है। ठीक है, तो जैसे हमें रघु राजन थे, वो आरबीआई के गवर्नर थे। जिसके ऊपर हम अगर नोट की बात करते हैं, नोट इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रोमिसरी नोट होता है। अगर मान लो हम 2000 का नोट लेते हैं, तो ये प्रोमिसरी नोट है, पी नोट है, प्रोमिसरी नोट। तो इसमें हम प्रॉमिस दे रहा है गवर्नर, जो आरबीआई का गवर्नर है उसका प्रॉमिस है कि जो होल्डर है उसको 2000 रुपए की वैल्यू मिलेगी मार्केट में। अगर वो 2000 इस नोट को लेके जाता है, तो आरबीआई गवर्नर के प्रॉमिस है कि उसको 2000 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगी। क्यों मिलेगी? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इसको लीगल टेंडर बनाया हुआ है, गवर्नमेंट अपनी बैकिंग की हुई है, इसकी वैल्यू जनरेट की हुई है। तो इस तरह से आरबीआई का लाइक स्ट्रक्चर है। आरबीआई ऐसे बनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इसमें गवर्नर हेडेड बाय गवर्नर होता है। देन फंक्शंस क्या है आरबीआई के, हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। मॉनेटरी अथॉरिटी, ये फॉर्मुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसीज को, जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क एग्रीमेंट देखा था, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जो 2015 में आया था उर्जित पटेल कमेटी के बाद। ठीक है, जो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद में जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करती है कंट्री में, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। देन रेगुलेटर और सुपरवाइजर, जो आरबीआई है वो जितने बैंकिंग सेक्टर, जितने बैंक्स हैं उनके लिए रेगुलेटर काम करता है, उनको रेगुलेट करता है कि कोई भी बैंक डिफॉल्ट ना करे, या कंज्यूमर के साथ कोई भी चीटिंग ना हो। ठीक, तो उसको रेगुलेट करने का काम करता है, उसको सुपरवाइज करता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के फॉर्म में जो आरबीआई है वो जो भी बैंक डिफॉल्ट करने वाले होते हैं उन पे ऐसी रेगुलेशन लगाता है कि उनको डिफॉल्ट से बचाया जा सके। लाइक विड्रॉयल कैपेसिटी कम कर देता है, ब्रांच एक्सपेंशन के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो सर्टेन होता है, उनकी स्टेजेस होती है, थ्रेशोल्ड 1, थ्रेशोल्ड 2, थ्रेशोल्ड 3। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से होता है। इस तरह से वो रेगुलेट करता है। देन इश्यू ऑफ करेंसी,
जो करेंसीज को इशू करता है, जो नोट्स है वो आरबीआई प्रिंट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। 1 रुपये का जो नोट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू होता है, लेकिन उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो आरबीआई करता है। तो जितने भी नोट्स है उनके वो डिस्ट्रीब्यूट आरबीआई ही करता है। उसके बाद है बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंकर होता है जो गवर्नमेंट के डेट को मैनेज करता है। गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जो लोन उठाती है मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर्म में, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल आउट करता है। और अगर वो अनसब्सक्राइब रह जाती है तो आरबीआई उसको सब्सक्राइब करके गवर्नमेंट को फंडिंग करता है। यहाँ पे देखने की बात है कि आरबीआई मनी, एक्स्ट्रा मनी प्रिंट नहीं कर रहा, मनी उतनी ही है। बट अगर गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी बिल है उनको कोई सब्सक्राइब नहीं कर पा रहा, कोई रिटेल कस्टमर इसको सब्सक्राइब नहीं करते, अंडर सब्सक्राइब रह जाते हैं, तो आरबीआई उसको सब्सक्राइब करके गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड लोन प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट बैंकर ऑफ गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है कि आरबीआई को वापस वो जितने भी टाइम पीरियड के मेच्योरिटी बाद में वो लोन अमाउंट वापस देने का। देन बैंकर्स ऑफ बैंक है। हर बैंकर जितने बैंक है उनको उनके लास्ट रिजॉर्ट का काम करता है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये आई थिंक 2022 में आया था। लास्ट रिजॉर्ट ऑफ ऑल बैंक्स, वो होता है सारे बैंकर्स का बैंकर है। सभी बैंकर्स जितने भी बैंक है उनके लिए लास्ट रिजॉर्ट का काम करता है। अगर कहीं से भी बैंक्स को पैसा नहीं मिल पा रहा है या कैपिटल जनरेट नहीं हो पा रही है शॉर्टफॉल के लिए, जो उनकी शॉर्ट टर्म शॉर्टफॉल हो रहा है, लिक्विडिटी क्रंच आ रहा है, उसको फुलफिल करने के लिए और कहीं से नहीं मिलता, तो वो आरबीआई के पास जाते हैं और रेपो रेट से वो पैसा उठाते हैं। तो ये उनके लिए लास्ट रिजॉर्ट का काम करता है। बैंकर्स ऑफ बैंक है। देन डेवलपमेंट का काम करता है, जो वैसे मैं बताया कि लिक्विडिटी को मैनेज करके इकोनॉमी में ग्रोथ का फैसिलिटेट करता है। देन मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये अपनी इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाता है मार्केट में। देन करेंसी मैनेज करता है, जो करेंसी प्रिंटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इशू है, उनको मैनेज करता है। देन इंटरनेशनल प्रेजेंस को देखता है कि आरबीआई जो फैसिलिटेट करता है दो कंट्रीज के बीच में ट्रांजेक्शन को। नाउ फंक्शंस ऑफ आरबीआई एज बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंकर है, इसको कैसे फैसिलिटेट करता है, इसको हम डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। जो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, जितने भी गवर्नमेंट की कैश रिजर्व है उसका कस्टोडियन आरबीआई होता है। कि गवर्नमेंट का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जिसमें गवर्नमेंट का सारा पैसा आता है, वो आरबीआई के पास होता है। आरबीआई उसको पैसे को होल्ड करता है, तो उसको मैनेज करने का काम आरबीआई का होता है कि वो आरबीआई के अकाउंट पे वो पैसा जमा होता है। जब जब गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है वहाँ गवर्नमेंट उससे विड्रॉ करती है, तो उसको मैनेज करने का काम आरबीआई का है। देन बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट, जो गवर्नमेंट का अकाउंट है उसके लिए बैंकर का काम करता है। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने अलग अलग अकाउंट खोल रखे हैं। सपोज नरेगा के लिए एक अकाउंट खोल रखा है जिसमें नरेगा के फंड्स है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उस अकाउंट में पैसा आएगा, उस अकाउंट को मैनेज करने का काम आरबीआई करेगा। ठीक है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को नरेगा के लिए जो एमजी, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी स्कीम, ठीक है, इस नरेगा की बात करते हैं। तो नरेगा का जो फंड है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो स्टेट के नरेगा अकाउंट है उसके अंदर डिपॉजिट किया जाता है। तो इसको मैनेज करने का काम आरबीआई करता है। तो ये गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करता है। देन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, जो गवर्नमेंट के डेट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, उनको मैनेज करता है, उनके ऑप्शंस करता है। तो यहाँ पे हमने देखा जो जी सिक्योरिटी है इसकी ऑप्शनिंग करता है वो आरबीआई करता है। अगर ये अंडर सब्सक्राइब रह जाता है तो उसको सब्सक्राइब करके गवर्नमेंट को फंड जनरेट करके देता है। तो इस तरह से पब्लिक डेट को मैनेज करता है, जो गवर्नमेंट का पब्लिक डेट है। पब्लिक डेट यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का सपोज शॉर्टफॉल, गवर्नमेंट का रिवेन्यू, एक तरफ रिवेन्यू होता है, एक तरफ एक्सपेंडिचर होता है बजट के टाइम। मान लो गवर्नमेंट का रिवेन्यू आ रहा है 90 लाख करोड़ का आ रहा है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर 100 लाख करोड़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे शॉर्टफॉल हम देखेंगे तो 10 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल आ रहा है। तो अब ये 10 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल कैसे फुलफिल होगा? तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये इसका फिजिकल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का। जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो गवर्नमेंट का यही है जितना शॉर्टफॉल आ रहा है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे मार्केट से बोरोइंग करेगी। मार्केट में बोरोइंग कैसे करेगी, बॉन्ड इशू करेगी। ठीक है, बॉन्ड इशू करेगी या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जी सेट, ये इशू करेगी। ठीक है, अगर उसको 1 साल के लिए चाहिए होगा तो ट्रेजरी बिल के फॉर्म में इशू करेगी, जो जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। मान लो सपोज 1 साल के लिए उसे 10 लाख करोड़ की रुपए की जरूरत है, तो 1 साल के वो बॉन्ड इशू करेगी। और लोग उसको, जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो उसको सब्सक्राइब करेगी। वो इस
जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको सब्सक्राइब करेगी, तो वो क्या 10 लाख करोड़ रुपीज गवर्नमेंट को दे देगी, और उसके बदले गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देती है। सपोज यहाँ पे कूपन रेट, वैसे जीरो कूपन रेट होती है ये, उसमें डिस्काउंट पे इशू होते हैं और मेच्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू मिलती है। डिस्काउंट पे इशू का मतलब है, अगर 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, इसकी फेस वैल्यू जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसकी फेस वैल्यू 100 रुपी है, तो गवर्नमेंट इसको 90 रुपीज पे डिस्काउंट पे इशू करेगी, 10% डिस्काउंट पे इशू कर दिया। तो ये जो डिस्काउंटेड रेट है वो एक तरह कूपन रेट का काम कर रही है। तो डिस्काउंट पे इशू करेगी, 1 साल में मेच्योरिटी को वापस 100 रुपीज दे देगी। तो जिसने भी इसको सब्सक्राइब किया उसने 90 रुपए दिए, 90 रुपए की वजह उसको 1 साल बाद में 100 रुपए मिल गए, तो उसके यह 10 रुपए का गेन हो गया। और गवर्नमेंट को जब स्टार्टिंग में जब फंड की जरूरत थी तब उसे 90 रुपए मिल गए, तो 90 रुपए को डेवलपमेंट जो फंक्शन है गवर्नमेंट को उसमें यूज कर लेगी, और 1 साल बाद में वो पैसे लौटा देगी। इस तरह से गवर्नमेंट के जो पब्लिक डेट है, पब्लिक डेट होता है, पब्लिक से उसने डेट लिया हुआ उसको मैनेज करती है। देन एडवाइजर जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट को जो फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए उसको, उसके लिए आरबीआई, लाइक आरबीआई से कंसर्न करती है। लाइक जब डिमोनेटाइजेशन था, कहा जाता है कि उन्होंने जो आरबीआई के गवर्नर थे उस समय, या डिमोनेटाइजेशन से पहले रघुराजन आरबीआई के गवर्नर थे, उनसे डिस्कशन किया था। तो रघुराजन उस समय उनके फेवर में नहीं थे डिमोनेटाइजेशन के। तो फिर भी जब उन्होंने गवर्नमेंट ने गवर्नर को चेंज किया, रघुराजन के बाद में जो नेक्स्ट गवर्नर आए, उनसे उन्होंने वापस एडवाइस दी, और उन्होंने गवर्नमेंट के सपोर्ट में एडवाइस दी, तो गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया। तो इस तरह से जो फाइनेंशियल एडवाइस होती है, फाइनेंशियल मैटर में जो एडवाइस चाहिए उसको एडवाइस देने का काम आरबीआई करता है। कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट के बिहाफ में ये सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करता है, पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करता है, या गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज है उनको ऑप्शन करता है। देन मेन रोल, एक और मेन रोल है जो फॉरेक्स होता है। ठीक है, फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज है, उसको मैनेज करता है। फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है कि अगर हमने मान लीजिए हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, हमने गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट की, तो हम फॉरेन मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, तो वो डॉलर के अंदर हमारे पास बिकेगी, और हमारे पास जो क्या आएगी, डॉलर के फॉर्म में हमारे पास इकट्ठा होता रहेगा पैसा। इन डॉलर्स को हम यूज कर सकते हैं अपने इंपोर्ट्स के लिए। अगर मान लो हम क्रूड ऑयल मार्केट से खरीद रहे हैं, तो हमें इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे, इंडियन रुपीज में ट्रांजेक्शन के हम क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकते, क्योंकि इंडियन रुपीज अब वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, और डॉलर इज अ वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी। तो सभी कंट्रीज में डॉलर इक्वली एक्सेप्टेड है। तो जितने भी फॉरेन ट्रांजेक्शन है, वो जो हमारे हार्ड मनी होती है, ठीक है, जो स्टेबल मनी है, एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज है, जिस बास्केट ऑफ करेंसीज है जिसमें डॉलर भी आ जाता है, या यूरो आ जाता है। ठीक है, यूरो आ जाता है हमारे पास। तो ये जो है बास्केट ऑफ कमोडिटीज है, जो हार्ड मनी होती है, वो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के फॉर्म में काम करती है। तो जो ये फॉरेन एक्सचेंज है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें जो फॉरेन करेंसी मिल रही है वो हमारे फॉरेक्स होते हैं, जिसको हम अपने इंपोर्ट्स के लिए एक्सपेंडिचर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो उसको मैनेज करने का काम आरबीआई करता है। देन जो ट्रेजरी बिल है उनको अंडर राइट्स करता है। अगर अनसब्सक्राइब देखे तो उनको सब्सक्राइब करता है, या उनको एक टाइम बीइंग के बाद में जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो वापस उनको मार्केट से लेकर जो जो होल्डर्स हैं उनको वापस पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये आरबीआई के फंक्शन है। मुझे लगता है ये आरबीआई के फंक्शन एज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या फंक्शन है गवर्नमेंट के, वो आरबीआई कर रहा है। वो आपको क्लियर हो गया होगा कि आरबीआई गवर्नमेंट के डेट्स को मैनेज करता है, पब्लिक डेटा उसको मैनेज करता है, गवर्नमेंट का जो कैश है उसको मैनेज करता है, बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट है, उसके बाद में जो गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स है उनको ऑप्शन करता है, उनको फैसिलिटेट करता है, या उनको फाइनेंशियल एडवाइस देता है। ये सारे रोल है आरबीआई के एज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ आरबीआई इन क्रेडिट कंट्रोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फंडामेंटल है बैंकिंग सेक्टर्स का, इसको हम बार बार यूज करेंगे लिक्विडिटी के लिए। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्या है ये। तो क्रेडिट कंट्रोल की बात हो रही है, मार्केट पे क्रेडिट को कंट्रोल करना है। जो अभी मार्केट पे क्रेडिट दिया चल रहा है, जो लिक्विडिटी है, उसको कैसे कंट्रोल में करना है। लिक्विडिटी कंट्रोल के लिए आरबीआई क्या मेजर करती है, क्रेडिट कंट्रोल के लिए आरबीआई कैसे ऑपरेट करती है, उसके लिए अलग अलग पैरामीटर है, उसको कैसे यूज करते हैं उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो हमने पढ़ा था, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015।
ठीक है, उसमें हमने देखा था आरबीआई का टारगेट है इन्फ्लेशन को 2% 6% के बीच में मैनेज करने का, ये आरबीआई का टारगेट है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है जिसमें अपने इंटरेस्ट रेट को वो वेरी करता है मार्केट से एक्सेसिव लिक्विडिटी को सक आउट करने के लिए या मार्केट में एक्सेसिव लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए। तो मनी सप्लाई क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए किसी भी इकोनॉमी में जो आरबीआई फंक्शनल रोल प्ले करता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बैंकिंग रेट, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है? बैंक वो इंटरेस्ट रेट होती है, इंटरेस्ट रेट होती है जिस पे बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। ठीक है, आरबीआई से जो लोन ले रहे हैं बैंक, वो जिस रेट पे ले रहते हैं उसको बैंक रेट बोलते हैं। ये लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म होते हैं। जो लॉन्ग टर्म शॉर्टफॉल है बैंक का उसको फुलफिल करने के लिए बैंक आरबीआई से जो लोन लेते हैं वो बैंक रेट से लेते हैं। आगे वाली स्लाइड में आप बैंक रेट में और रेपो रेट में डिफरेंस अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। या समझ लीजिए ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और कोलेटरल फ्री होता है, मतलब इसमें कोलेटरल जमा कराने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसकी इंटरेस्ट रेट थोड़ी ज्यादा होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इजी एंड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है उसको हम देखते हैं। अगर मान लो इन बैंक रेट कम कर देते हैं तो इजी लोन मिल पाएगा बैंक्स को आरबीआई से, सस्ते लोन मिल पाएंगे। सस्ते लोन मिलेंगे तो मार्केट में सस्ती रेट पे लेंड कर पाएंगे, तो उसको हम इजी मॉनेटरी पॉलिसी बोल सकते हैं। अगर ऐसे ही आरबीआई ने अपने बैंक रेट को बढ़ा देती है तो बैंक्स को महंगे लोन आरबीआई से मिलेंगे। इस वजह से जो बैंक मार्केट में लोन लैंड कर रहे हैं वो और महंगे हो जाएंगे, तो उसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलेंगे। तो इस तरह से बैंक रेट को यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन पे क्या होता है कि सब कुछ पैरामीटर को सेम रखते हैं कि हमारे जो बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर, एसएलआर, उनको आप सेम रख लेते हैं। फिर भी अब अगर हमें मार्केट से लिक्विडिटी को सक आउट करना है, सपोज इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, 6% से ज्यादा है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा हो रखा है, तो इस कंडीशन में अगर मार्केट से हमें एक्सेसिव लिक्विडिटी को बाहर निकालना है तो गवर्नमेंट क्या, आरबीआई क्या करेगी? तब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन वो क्या करेगी? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यूड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो इश्यू करेगी कि नई फ्रेश जो आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है कि कुछ, जैसे मान लो सपोज आरबीआई है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज गवर्नमेंट ने 100 CR का लोन ले रखा है, तो उसके लिए उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100 CR की गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में इशू किया हुआ है। तो इसमें से सपोज मान लो 20 CR का गवर्नमेंट के पास है, आरबीआई के पास है, आरबीआई के पास है, और इसमें से 80 CR का ये जो पब्लिक है उसके पास है। पब्लिक हुआ, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है उनके पास में। तो इस केस में क्या कर देगी, जब आरबीआई के पास जो 20 CR की जो बैंक सिक्योरिटी पड़ी हुई है वो मार्केट में सेल आउट करना स्टार्ट करेगी। मान लो इसमें से 5 CR का उन्होंने मार्केट में बेचना स्टार्ट किया कि जिसको खरीदना खरीद लो, इस पे जो कूपन रेट है वो उसको मिलने, जो भी होल्डर्स होगा उसको कूपन रेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आरबीआई ने इसको सेल आउट किया। तो जो भी लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे तो वो अपने 5 CR है, 5 करोड़ है, वो वापस आरबीआई को दे देंगे। उसके बदले ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेंगे। ठीक है, तो मार्केट से जो 5 करोड़ की लिक्विडिटी थी वो आरबीआई के पास चली गई है, तो मार्केट मार्केट से 5,000 करोड़ रुपए कम हो गए हैं। अब इसी तरह अभी तो इसमें सेल किया है आरबीआई ने, क्योंकि आरबीआई के पास सिक्योरिटी उसको सेल किया, इससे मार्केट में जो लिक्विडिटी थी वो कम हो गई। ठीक है, लिक्विडिटी कम हो गई क्योंकि मार्केट से एक्सेसिव लिक्विडिटी सक आउट हो गई। अब आरबीआई को मान लो सपोज लिक्विडिटी बढ़ानी है, तो वो क्या करेगी? तो यहाँ पे वो बाई करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस हम देखते हैं कि यहाँ पे 80 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो आरबीआई यहाँ से बाई करेगी। बाई करेगी तो आरबीआई क्या करेगी? सपोज यहाँ से 5 CR की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई की है, तो 5 करोड़ है वो लोगों को दे देगी, और जिनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी वो आरबीआई को दे देंगे। तो यहाँ से जो 5 करोड़ यहाँ पे पड़े थे, आरबीआई के पास थे, वो मार्केट में चले जाएंगे। ठीक है, जिसने बाई किया है उसको ये पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, जिस होल्डर ने इसको सेल किया है और आरबीआई ने बाई किया है जिससे भी, उसको वो 5 करोड़ रुपए दे देंगे। तो इस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी 5 करोड़ की एक्स्ट्रा आ गई है। तो इस वजह से मार्केट में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें मार्केट ओपन मार्केट में
आरबीआई अपने ऑपरेशंस कर रही है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वो सेल आउट कर रही है या बाईबैक कर रही है। सेल आउट करती है, बेचती है, तो वो क्या कर रही है, मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी को सक आउट करती है। और ऐसे ही अगर वो जो होल्डर्स है मार्केट में जो होल्ड करके बैठे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, उसको वो बाई करती है, ठीक है, उनसे बाई करना स्टार्ट कर देती है आरबीआई। उनसे खरीदेगी तो आरबीआई उनको पैसा देगी, तो जो पैसा आरबीआई दे रही है उन सिक्योरिटी को खरीदने में, तो वो पैसा मार्केट में जो होल्डर्स है उनके पास चला जाएगा, इससे मार्केट में एक्सेसिव लिक्विडिटी आ जाएगी। इस तरह से आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेज करती है। वो बाकी सारे रेशियोज को कांस्टेंट रखती है, सीआरआर, एसएलआर या बैंक रेट्स है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, उनको छेड़ नहीं रही है। फिर भी मार्केट से लिक्विडिटी को सकआउट कर रही है और मार्केट में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज कर रही है। तो उसके लिए वो ओपन मार्केट ऑपरेशन यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें एक ऑपरेशन ट्विस्ट आता है। ऑपरेशन ट्विस्ट इसमें क्या करती है, इसमें आरबीआई जो बॉन्ड यील्ड्स होती है, जो बॉन्ड यील्ड्स होती है उसको मैनेज करने की कोशिश करती है। ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स को मैनेज करने की कोशिश करती है। तो बॉन्ड यील्ड्स को हम देखेंगे आगे, जो हम फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस करेंगे, कैपिटल मार्केट को देखेंगे। फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट होते हैं, मनी मार्केट होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट लेस देन 1 ईयर के होता है, कैपिटल मार्केट 1 ईयर से ऊपर के होता है। उसको हम वहाँ देखेंगे। तो बॉन्ड मार्केट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें शेयर मार्केट भी डिस्कस करेंगे और बॉन्ड मार्केट को भी डिस्कस करेंगे। तो उस समय हम ये ऑपरेशन ट्विस्ट को देखेंगे, आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट कैसे करती है, इस यील्ड को, बॉन्ड यील्ड को कैसे मैनेज करती है, वो हम वहां पे देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इसमें हम देखते हैं एनडीटीएल होता है, नेट टाइम डिमांड लायबिलिटी। अब इसको समझ लेते हैं हम। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी क्या होती है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। इसमें हम देखेंगे, एक तो डिमांड है, डिमांड है, एक टाइम है, एक लायबिलिटी है। तीन चीज है, उसके बाद नेट आ जाता है। चारों चीज हो गई। डिमांड क्या है कि हम कभी भी डिमांड कर सकते हैं। जैसे हमने सेविंग बैंक में हमने कुछ पैसा रखा हुआ है, उसको हम एनी टाइम डिमांड कर सकते हैं। या एफडी में हमने पैसा रखा हुआ है, वो एफडी की मेच्योरिटी के टाइम बाद में हम उसको डिमांड कर सकते हैं। तो वो हमारी लाइबिलिटी है कि जो भी हमने बैंक में सेविंग अकाउंट में हमने जो भी पैसा रखा हुआ है, वो बैंक के लिए लाइबिलिटी का काम करता है, क्योंकि बैंक को वो पैसे वापस देने हैं। बैंक को खुद के पैसे नहीं है। तो जिस भी डिपॉजिटर ने, अगर ए डिपॉजिटर ने 100 रुपए बैंक के सेविंग अकाउंट में रखे हैं, तो ये आरबीआई बैंक की लाइबिलिटी बनती है कि वो 100 रुपए उसको वापस देगी। ये बैंक की लाइबिलिटी है। ये डिमांड लाइबिलिटी हुई। टाइम लाइबिलिटी मैंने बताया, जैसे एफडी है, एफडी हुआ, आरडी हुआ। इसमें भी 100 रुपए की एफडी कराई, तो जो मेच्योरिटी टाइम है, मान लो 1 ईयर की मेच्योरिटी है, तो 1 ईयर की मेच्योरिटी टाइम बाद 100 रुपए प्लस इंटरेस्ट रेट जो भी थी उसकी, वो बैंक की लाइबिलिटी है, उसका पैसा उसको वापस देना पड़ेगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी कितनी आ रही है बैंक की, कितना उसको पैसा चुकाना पड़ रहा है। जिसमें डिमांड डिपॉजिट पे आ गया, टाइम डिपॉजिट्स पे आ गए। डिमांड डिपॉजिट्स वो है कि कभी भी डिमांड कर सकते हैं, जैसे हमारे सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है, वो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। या टाइम डिपॉजिट्स हम देखते हैं जो है टाइम लिमिट के लिए बाइंडेड है, कि उसके बाद हम कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमारा एफडी और फिक्स डिपॉजिट हुआ, आरडी हुआ, रिकरिंग डिपॉजिट्स, उसको हम टाइम डिपॉजिट्स बोलते हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो लाइबिलिटी देखते हैं, उस लाइबिलिटी का एक सर्टेन परसेंटेज, सपोज 4% है, उसको सीआरआर के फॉर्म में रखना होता है, कैश रिजर्व रेशियो। जो बैंक को जो ये फ्लक्चुएट होता है, बैंक को कैश क्रंच ना हो, कभी भी कैश क्रंच ना रहे, इसलिए एक सर्टेन परसेंट आरबीआई डिसाइड करती है, उतना परसेंट उसको कैश के फॉर्म में अपने पास रखना होता है। ठीक है, वो या तो आरबीआई के पास रखता है या आरबीआई के अकाउंट में रखता है, कि बैंक के पास एक आरबीआई का अकाउंट होता है, सेल्फ होती है, उसके अंदर वो कैश के फॉर्म में रखता है, हाई लिक्विडिटी के फॉर्म में रखता है। तो इसमें हम देखते हैं सर्टेन परसेंटेज है, परसेंटेज जो भी है वो आरबीआई डिसाइड करता है कितना परसेंट रहेगा। सपोज 4% रखा हुआ आरबीआई ने अभी, तो टोटल डिपॉजिट्स है जिसमें हम नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी को देखते हैं, उसका 4% उतना कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास बैंक को रखना होता है। ये होता है कि सपोज, ऐसा नहीं बैंक सारे के सारा, अगर सपोज बैंक ने 100 CR सेविंग अकाउंट में लिए, पब्लिक से लिए, ऐसा नहीं है कि 100 के 100 CR वो मार्केट में लैंड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि यार पूरे 100 का लोन की फॉर्म में दे दे, मार्केट में लोन के फॉर्म में दे दे। अगर मान लो अगर 100 के 100 करोड़ को वो मार्केट में लोन के फॉर्म में दे देता है,
और यहाँ पे किसी भी कस्टमर को वहां से विड्रॉ करना पड़ रहा है डिमांड डिपॉजिट, सपोज उसको 1,000 रुपए निकालने हैं, तो बैंक के पास 1,000 रुपए बचे ही नहीं, तो उसने सारे के सारे पैसे लैंड कर दिए मार्केट में। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए बैंक को 4% कैश की फॉर्म में रखना होता है। जैसे सडन कोई भी डिमांड आ जाती है, कोई भी जो डिपॉजिटर है उसको पैसे की विड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है, तो उसको इश्यू फेस ना करना पड़े, तो वो 4% से वो बैंक उसको मैनेज कर सके। तो वो हमारा CRR रेशो होता है। अब देखिए, जो बैंक के पास सपोज 100 रुपए डिपॉजिट आए, 100 रुपए डिपॉजिट आए, उसमें 4 रुपए उसने CRR की फॉर्म में रख लिए। वो 100 रुपीज आए, ये डिपॉजिट है बैंक के पास में। CRR को हम देखते हैं, उसमें 4% है CRR। अब यहाँ से हम देखते हैं नेट कितना बच रहा है। नेट हम देखते हैं 96 रुपीज ही बैंक के पास बच रहे हैं। इस 96 रुपीज में से भी कुछ पोर्शन उसको अपने पास रखना होता है, उसको भी हम नेक्स्ट रेशो में देखेंगे। इसको कैलकुलेशन ध्यान रखिए। इसके आगे हम नेक्स्ट रेशो को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है SLR। SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो गवर्नमेंट जो भी बैंक्स है उनको नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो RBI डिसाइड करती है, सपोज 17% है, 17% एक रेशियो डिसाइड किया RBI ने, उतना एक लिक्विड एसेट की फॉर्म में रखना पड़ता है। लिक्विड एसेट्स कौन से हो सकते हैं? हाईएस्ट लिक्विडिटी होती है कैश की, कैश के फॉर्म में होता है। अगर कैश है तो हाईएस्ट लिक्विडिटी, या कैश की फॉर्म में रखे। सेकंड, गोल्ड। गोल्ड इज सेकंड हाईएस्ट लिक्विडिटी, गोल्ड की फॉर्म में रखे, गोल्ड को आसानी से बिक जाता है। इन थर्ड हम देखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये भी लिक्विड होती है। तो इन सब के फॉर्म में उसको अपने SLR की फॉर्म में इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है। मान लो 17% की बात हो रही है, 100 रुपए में से 17% की बात हुई है, तो 17 रुपए उनको या तो कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो कैश के फॉर्म में रखेगा तो उसको वहां पे कोई अर्निंग नहीं हो रही है, कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए बैंक इसको प्रीफर नहीं करते, कैश के फॉर्म में रखना प्रीफर नहीं करते। देखो, CRR के फॉर्म में तो कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा, यहाँ पे कैश के फॉर्म में रखना पड़ रहा है 4% को। कैश के फॉर्म में रखना है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे बैंकों को इनकम नहीं हो रही है। वो 4% RBI के अकाउंट में रख रहा है, या फिर अपने पास जो RBI का अकाउंट है उसके के बैंक में RBI का अकाउंट है वहां पे कैश के फॉर्म में रख रहा है, बट उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, एक तरह से कुछ अर्निंग नहीं हो रही है। लेकिन SLR में क्या होता है, अगर वो कैश के फॉर्म में रख सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर कैश के फॉर्म में रखेगा तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर बैंक अपने पास ही 17%, 17 रुपए कैश के फॉर्म में रख लेगा, तो उसको वो कोई इंटरेस्ट देने वाला नहीं है, जबकि उसको जो डिपॉजिट है उस पर 4% सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट तो कस्टमर को देना पड़ेगा। तो इस पर तो बैंक को नुकसान होने लगेगा। तो सेकंड ऑप्शन में देखते हैं गोल्ड के फॉर्म में। तो बैंक बैंक क्या करता है, गोल्ड के फॉर्म में गोल्ड परचेज करके रख लेता है। गोल्ड परचेज करके रखता है तो उसके गोल्ड की वैल्यू अप्रिशिएट करती है, ओवर द टाइम गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर हम ट्रेंड देखेंगे गोल्ड का, तो ओवर द टाइम गोल्ड की वैल्यू बढ़ी है, घटी नहीं है, बढ़ी है। तो एक तरह से ये बैंक को रिटर्न देंगे फ्यूचर में। अगर 10,000 के गोल्ड रखा है आज, तो हो सकता है कि 1-2 साल में वो 11,000 का हो जाए, तो 1,000 रुपए की उसकी इनकम हो जाती है वहां पे। या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में वो रखेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लेगी, 17 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लेगी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में उसे कूपन रेट मिल रही है। सपोज 0 कूपन है तो उसपे जो डिस्काउंटेड रेट पे उसने सब्सक्राइब किया होगा, और अगर यहाँ पे कूपन रेट आती है, अगर 6% कूपन रेट है तो 6% उसको रिटर्न मिलेगा यहाँ पे। तो इस तरह से जो बैंक है वो प्रीफर करते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गोल्ड के फॉर्म में, ताकि उसको वहाँ पे जो पैसा रखा हुआ है उस पर उसको कुछ ना कुछ अर्निंग मिले, ठीक है, कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। तो ये हमारा SLR होता है, जिसको हम बता रहे हैं कि जैसा कि मैंने बताया, कैश के फॉर्म में, या तो कैश के फॉर्म में, या गोल्ड के फॉर्म में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, इसके फॉर्म में रखती है। ये हो सकता है, सपोज हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 16% ले लेते हैं, तो SLR देखते हैं। SLR हमारा 16% मान लेते हैं, 16 रुपए और माइनस हो जाएगा यहाँ पे। पहले 4 रुपए माइनस हो गया था, अब 16 रुपए। ये हो रहा है इसका जो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी है, जो हमारा है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। ये 100 रुपीज है, 100 रुपए की हमने डिपॉजिट लिया था, जो हमारी लाइबिलिटी थी, उसमें 4 रुपए हमने CRR के फॉर्म में रख लिए, फिर नेट बचा 96 रुपए। अब 16 रुपए हमने निकाल के हमने इन्वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, SLR मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गोल्ड, इसके फॉर्म में रख लिया, या कोई कैश के फॉर्म में रखना चाहता तो कैश के फॉर्म में भी रख सकता है, लेकिन कोई इसको प्रीफर नहीं करता। तो नेट इसके बाद हमारे पास कितना बच रहा है? नेट हमारे पास बचा 80 रुपए। अब ये 80 रुपए जो बच रहा है, इसको हम मार्केट में लैंड कर सकते हैं। तो जो 100 रुपए थे, 100 रुपए में से अब 80 रुपए ही बच रहे हैं लोन देने के लिए बैंक के पास में, तो बैंक इसमें से लोन दे देगा।
सपोज इसको 10% के इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दिया, तो यहाँ से जो लोन दिया है वो उसके लिए एसेट्स का काम करती है। ठीक है, इससे इसको इंटरेस्ट मिलेगी। इसको हर साल 10% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। 80 रुपए का 10%, हर साल 8 रुपए इसको इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे, 8 रुपए की अर्निंग होती जाएगी। तो ये इसका लोन होता है, लोन की फॉर्म में लैंड कर सकता है। तो जो 100 रुपीज ने डिपॉजिट के फॉर्म में लिए, तो पूरे पूरे 100 रुपीज मार्केट में लैंड नहीं कर सकता कोई भी बैंक। उसमें सर्टेन पोर्शन सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में बैंक अपने पास होल्ड करके रखता है। सीआरआर होता है कैश के फॉर्म में, या तो आरबीआई के पास में, या आरबीआई के अकाउंट जो बैंक है उसमें डिपॉजिट करके रखता है। और एसएलआर में वो इन्वेस्ट करता है हाई लिक्विड एसेट्स में, जो उसका कैश हो सकता है, या सेकंड हम देखते हैं गोल्ड हो सकता है, या थर्ड हम देखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है। उसमें इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करता है तो उसको रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो लोन नहीं दे सकता उसको। लोन वो दे सकता है बैलेंस जो बचे हुए 80 रुपए का। तो यहाँ पे जो 80 रुपए है वो लेंडिंग लेंडेबल मनी है, जिसको मार्केट में लोन के फॉर्म में दिया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सीआरआर एसएलआर होता है। अगर सपोज यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया, अगर हम इसमें से देखते हैं, सपोज इसी एग्जांपल को हम मॉडिफाई करते हैं, हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के लिए कि लिक्विडिटी कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको एक बार साफ रफ कर देता हूँ इधर से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इससे लिक्विडिटी को कैसे मैनेज किया जा सकता है इसी एग्जांपल में। सो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो अगर सीआरआर को जो आरबीआई है उसको कम करके 3 रुपए कर देती है, यहाँ पे 3% कर देती है, तो उसके बाद हमारे पास नेट बचेगा 97%। और जो एसएलआर है, एसएलआर को भी कम करके सपोज यहाँ पे 10% कर देती है, तो 97 में 10% करेंगे तो बचा होगा हमारे पास 87। तो नेट हमारे पास अब 87 बच रहा है, तो बैंक के पास अब 87 रुपीज बच रहे हैं मार्केट में लैंड करने के लिए, लोन देने के लिए। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच में, तो यहाँ पे 7 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं बैंक के पास लैंडिंग के लिए। तो ये 7 रुपए ज्यादा दे पाएगी लोन। अगर 7 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट भी बैंक कम रखे, क्योंकि 7 रुपए से भी अर्निंग आएगी। सपोज पहले 10% पे इंटरेस्ट रेट दे रहा था 80 रुपए का, अब हो सकता है 9.8% के इंटरेस्ट रेट पे 87 रुपीज को दे रहा हो। तो ज्यादा कैपिटल को अब लैंड कर सकता है, तो इंटरेस्ट रेट हो सकता है मार्केट में कम करे। इंटरेस्ट रेट कम होगी तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, इजी लोन मिल पाएंगे लोगों को, तो इकोनॉमी में ग्रोथ आ सकती है। तो ये टूल हो सकता है कि सीआरआर और एसएलआर को कम करके मार्केट में लिक्विडिटी इंफ्यूज करने का। बट ये रेयर केस होते हैं, जिसमें बहुत कम केसेस में ही आरबीआई इनको चेंज करता है। जैसा कि हम देखते हैं कोविड के टाइम पे, जो कोविड का टाइम था उस समय मार्केट बहुत डाउन हो गया था, तो वहाँ पे एक्सेसिव लिक्विडिटी का जरूरत थी। उस केस में जो आरबीआई था उसने सीआरआर को कम कर दिया था, सीआरआर को लगभग 3% के आसपास कर दिया था, एसएलआर को भी रिड्यूस कर दिया था। उस केस में एक्सेसिव लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करने के लिए आरबीआई ने इन दोनों रेशो को कम किया था। जबकि ये दोनों एडवाइजेबल नहीं है, इन दोनों रेशो को ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। आरबीआई को ओपन मार्केट ऑपरेशन इसी पे फोकस करना चाहिए। ये मेन टूल होता है आरबीआई का लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के लिए। बट आरबीआई इनको भी यूज कर सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट मैंने बताया कि आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं बैंक, ये बैंक है, ये आरबीआई से जो लैंड लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं, तो जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। अब रेपो रेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट जो एसएलआर, गवर्नमेंट ने बैंक से एसएलआर में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे कि मैंने बताया कि एसएलआर है, एसएलआर में या तो गोल्ड के फॉर्म में करता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में करता है। अगर सपोज गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में किया हुआ है तो बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट बैंक के पास में अभी कैश क्रंच आ गया, शॉर्ट टर्म कैश क्रंच है, उसका पैसा नहीं बच रहा, अभी ओवरनाइट उसको लोन लेना है। तो वो क्या करेगा, आरबीआई को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल के फॉर्म में दे देगा, कि आरबीआई को भेज देगा रेपो रेट से, और आरबीआई उतना ही पैसा बैंक को दे देगा। यहाँ पे उस रेपो रेट पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, रेपो रेट पे उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली आरबीआई ने और बैंक को दे दिया, और एग्रीमेंट किया कि एक नाइट के बाद में अगले दिन वापस ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये वापस गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक ले लेगा, और आरबीआई से जो पैसा उठाया है वो वापस रेपो रेट से, जो रेपो रेट का इंटरेस्ट है उसके साथ में चुका चुका देगा। तो जो ये एग्रीमेंट हो रहा है, रीपर्चेज एग्रीमेंट हो रहा है, रीपर्चेज एग्रीमेंट हो रहा है, इसी को हम रेपो रेट बोलते हैं। जिस रेट पे रीपर्चेज रीपर्चेज एग्रीमेंट हो रहा है उसी को हम रेपो रेट बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम रेपो रेपो रेट है। अब रिवर्स रेपो रेपो रेट में क्या हो रहा है, रिवर्स रेपो में क्या हो रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है।
जिस रेट में अभी तो क्या बैंक के पास लिक्विडिटी क्रंच था, बैंक का पैसा नहीं था, इसलिए बैंक आरबीआई से ले रहा था। अब हो सकता है मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत हाई है, बैंक मार्केट में लैंडिंग नहीं करना चाह रहे, मार्केट में रिस्की है, अभी मार्केट कोविड टाइम मार्केट रिस्की था, कंपनियां डिफॉल्ट कर रही थी, तो बैंक चाह रही थी हम लोन ना दे ऐसे टाइम पे मार्केट में, क्योंकि अगर वो लोन देता है तो हो सकता है वो डिफॉल्ट कर जाए, उनका पैसा डूब जाए, तो उनकी लाइबिलिटी बन जाती है, इसलिए बैंक उस समय प्रीफर नहीं करते कि लोन दे। तो अगर बैंक के पास जो कैपिटल जमा हो गई है उसको वो अपने पास रखेगी, उसको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जब तक कि वो मार्केट में लोन नहीं देगा। और ऐसे वोलेटाइल मार्केट में लोन देने को वो प्रीफर नहीं कर रहा, इस केस में बैंक क्या करते हैं, अपनी जो एक्सेस कैपिटल उनके पास पड़ी है वो आरबीआई के पास जाके जमा करा देते हैं, और आरबीआई उसके अगेंस्ट उनको कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो जिस परसेंटेज रेट से इंटरेस्ट देता है उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। ये नॉर्मली रेपो रेट से कम होता है। सपोज रेपो रेट 4% है तो रिवर्स रेपो रेट 3.25% होगी। मतलब आरबीआई अगर लोन दे रहा है बैंक्स को तो 4% के रेट से देगा, 4 रुपए कमाएगा 100 रुपए पे। और अगर बैंक आरबीआई को अपना एक्सेस पैसा जमा करा रहे हैं तो आरबीआई उसको 3.25% के रेट से इंटरेस्ट देगा, मतलब कम इंटरेस्ट रेट देगा। तो ये रेपो रिवर्स रेपो है, इनको हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यही रेट है जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो इस रेपो रेट को एडजस्ट करती है। अगर रेपो रेट कम करेगी, अगर रेपो रेट कम होता है, रेपो रेट कम होता है तो बैंक को इजी लोन मिलेंगे, बैंक को सस्ते लोन मिलेंगे, तो बैंक अपने जो लोन रेट है उसको कम कर देगा, तो मार्केट में इजी लोन मिल पाएंगे, इजी लोन मतलब सस्ते लोन मिल पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लोन ले पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ा पाएंगे, जो रिसेशन में जा रही इकोनॉमी उसको वापस रिकवरी के मोड पे लेके आएंगे। तो उस केस में हम देखते हैं कि रेपो रेट को कम किया जाता है, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है तो रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉलिसी रेट, ये पॉलिसी डिसाइड कर रही है आरबीआई की। देन सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होता है कि किस सेक्टर में क्रेडिट देना है, जैसे मैं बताया था लास्ट लेक्चर में, टारगेटेड रेपो रेट होता है कि पर्टिकुलर सेक्टर को हमें रिवाइव करना है, तो पर्टिकुलर सेक्टर के लिए आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट पे उसके लिए रेपो रेट कम करके रखता है। ये नॉर्मल रेपो रेट 4% है, नॉर्मल रेपो रेट 4% है, तो टारगेट रेपो रेट में वो 3% रखेगा। मान लो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स के लिए 3% के रेट पे वही बैंक्स को लोन दे देगा ताकि वो मार्केट में सस्ते लोन दे पाएंगे। तो वो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करता है, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको चेंज कर देता है। ये सब हम जो आरबीआई के मेजर है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये दो मेजर्स हम आगे पढ़ेंगे। जो क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव हमने देख लिया, जो सीआरआर है, एसएलआर है, ठीक है, रेपो है, ये हमारा क्वांटिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव है ये, ठीक है, हम रेट को चेंज कर रहे हैं। क्वालिटेटिव में हम ऐसे मेजर्स ले रहे हैं कि ऑटोमेटिक जो क्रेडिट का उसका राशनलाइजेशन हो रहा है, किस हिसाब से क्रेडिट जा रहा है, किस मार्केट में जाना चाहिए, किस सेक्टर में जाना चाहिए, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो हम आगे देखेंगे आरबीआई कैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स लेती है। अभी मैंने जो क्वांटिटेटिव वो डिस्कस कर लिए सारे, तो ये है। अब हम देख लेते हैं बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है। दोनों में ही बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है, क्यों दो दो तरह के रेट बना रही है। तो डेफिनेशन देखते हैं कि बैंक रेट होती है जिससे सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है उससे मनी लैंड करता है, जो सेंट्रल बैंक मनी लैंड करता है कॉमर्शियल बैंक विदाउट कोलेटरल, यहाँ पे है विदाउट कोलेटरल, मतलब कोई भी कोलेटरल नहीं। कोलेटरल क्या था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रख रहा था। यहाँ पे देखते हैं रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो आरबीआई वो परचेज करता है एक एग्रीमेंट के साथ में कि किस शॉर्ट टर्म के लिए बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को देंगे, उसके बदले रेपो रेट से आरबीआई अपना पैसा बैंक को देगा। तो यहाँ पे कोलेटरल आता है, इसमें कोलेटरल नहीं होता। देन नेचर देखेंगे, फिक्स होता है, लॉन्ग टर्म होता है, एक एक फिक्स अमाउंट होता है, फिक्स रहती है रेट भी, और लॉन्ग टर्म के लिए होती है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होती है, वेरिएबल रेट होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, आरबीआई चेंज करती रहती है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करती रहती है। अभी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो रेपो रेट को कम कर देती है, और जो कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करती है तो रेपो रेट को बढ़ा देती है। देन नेक्स्ट कोलेटरल रिक्वायरमेंट, जो मैंने बताया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसको कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है, इसको कोलेटरल की फॉर्म में लेती है। पर्पज क्या है, लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल एडजस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म लंबे टाइम के लिए जो शॉर्टफॉल आ रहा है बैंक पर, उसको एडजस्ट करने के लिए बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं।
और जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म होता है, ओवरनाइट होता है, एक रात के लिए, 2 रात के लिए, एक नाइट के लिए, 2 नाइट के लिए। तो शॉर्ट टर्म जो लिक्विड क्रंच आया हुआ है उसको एडजस्ट करने के लिए रेपो रेट से बैंक्स लोन लेता है आरबीआई से। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी पे क्या इन्फ्लुएंस होता है? तो शॉर्ट टर्म होता है, इससे लिक्विडिटी एडजस्ट होती है, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे भी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है तो आरबीआई सडनली अपने रेपो रेट को बढ़ा देता है, तो इसका इम्पैक्ट तुरंत हमें इकोनॉमी में दिखने लगता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमें देखेंगे इकोनॉमी में तुरंत इफेक्ट आता है। लॉन्ग टर्म है तो ये सडन इफेक्ट नहीं दिखेगा। पॉलिसी सिग्नल्स है, जो मैंने बताया कि स्टांस क्या रहने वाला है। अगर मान लो हमारा बैंक रेट बढ़ रहा है तो आरबीआई का स्टांस हो सकता है कि उनका जो आगे का मूव होगा पॉलिसी रेट का वो बढ़ाने का हो सकता है। तो स्टांस क्या होते हैं? पहला स्टांस होता है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। जो टाइटनिंग है, तो टाइटनिंग, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में क्या करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। हम जो इकोनॉमी में ग्रोथ हुई उसको टाइट कर रहे हैं, उस ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, डिमांड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े, तो उसको हम कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बोलते हैं। सेकंड होते हैं एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी में होता है कि हम रेपो रेट्स को कम कर देते हैं, पॉलिसी रेट कम कर देते हैं, तो हम सस्ते लोन दे पाएंगे। सस्ते लोन होंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी इंफ्यूज होगी, मार्केट में पैसा एक्सेसिव आएगा, तो इससे मार्केट में ग्रोथ रिवाइव होगी। अगर इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है तो हम लिक्विडिटी बढ़ाते हैं पॉलिसी रेट को कम करके। जैसे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो एक्सपेंशन ही होती है। और एक होती है अकोमोडेटिव स्टांस। होता है अकोमोडेटिव स्टांस होता है कि जैसा चल रहा है वैसा रहेगा। अगर टाइटनिंग चल रही है तो टाइटनिंग ही रहेगी, और अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है कि रेपो रेट कम होती जा रही है, तो हो सकता है आगे भी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी हो सकती है, रेपो रेट और कम हो सकती है। तो अकोमोडेशन में होता है या तो सेम रहेगी या जो चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलेगी। अगर टाइटनिंग चल रही है तो टाइटनिंग की तरफ जाएगी या सेम रहेगी। अगर एक्सपेंशनरी की चल रही है तो सेम रहेगी या एक्सपेंशनरी की तरफ चलेगी। तो वो हमारे अकोमोडेटिव स्टांस होता है। तो अब इसमें इम्पैक्ट ऑफ बोरोइंग में देख लेते हैं। रेपो रेट से अगर कम करती है रेपो रेट तो मार्केट में एक्सेस से बोरोइंग बढ़ जाती है, रेपो रेट बढ़ती है तो मार्केट से बोरोइंग कम हो जाती है। ऑपरेशनल टूल है कि बैंक अपने लॉन्ग टर्म के जो क्रेडिट शॉर्टफॉल है उसको एडजस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं कि डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट है बैंक का, उसको यूज करते हैं, तो ये उनके ऑपरेशन में यूज में आता है। इस तरह से हमने देखा दोनों में डिफरेंस क्या। मेन डिफरेंस दोनों में यही है, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। बैंक रेट में हम कोलेट्रल नहीं लेते हैं, इसलिए उसकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है। उसकी इंटरेस्ट रेट सपोज 5% रहेगी, क्योंकि आप कोलेट्रल नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। रेपो रेट में हम जी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेट्रल के फॉर्म में लेते हैं। कोलेट्रल ले रहे हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होगी, 4% की होगी। तो ये मेन डिफरेंस है इसमें। तो मेरे को लगता है कि अभी तक का जो बैंकिंग सेक्टर का मैंने डिस्कशन किया वो आपको टोटल क्लियर हो गया होगा। इसमें जो हमने मनी कंट्रोल की बात की है, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल की बात की है, जो मेजर्स है जिसमें हमने डिस्कस किया, CRR, SLR, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन या ऑपरेशन ट्विस्ट, ये सब टूल्स है। जितने भी टूल्स है ये क्रेडिट कंट्रोल के लिए होते हैं। क्रेडिट कंट्रोल, इनको हम अच्छे से डिस्कस किया, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि ये लिक्विडिटी, जो मार्केट में लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, उसको लाइक मैनेज करने के लिए इन सब टूल्स का बहुत यूज में आता है। तो आगे हम जैसे भी आगे देखेंगे कि कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट को हम पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि इन सब टूल्स को कैसे यूज करती है आरबीआई उस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। इस लेक्चर की पीडीएफ है वो मेरे को हमारे इंस्टाग्राम, हमारे जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है, इस लिंक पे जाकर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आरबीआई के जो बाकी के मेजर्स है, कैसे रेगुलेट करती है बैंकिंग सेक्टर में, वो प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसके अलावा लेंडिंग रेट्स होंगे, तो लेंडिंग रेट्स उनको हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमारा बेस रेट आती है, देन MCLR होता है। उन सबको हम अच्छे से स्टडी करेंगे, किस रेट से करता है, जो लोन की रेट है वो कैसे डिसाइड होती है, मार्केट से लिंक होता है या नहीं होता, उन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।